अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है फ़हद इकबाल। आप देख रहे हैं टॉक टाइम पॉडकास्ट। आप लोगों को बड़ा वेलकम करूँगा मैं हमारे न्यू एपिसोड पे। जैसा कि आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, और आप लोगों का मैं पहले बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारी सोच से ज़्यादा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच फॉर डैट। इसी तरह का नया कंटेंट इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहेगा। अच्छा, अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान साहब। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं, फिर हम मज़ीद जो है इंशाल्लाह डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह खान है और मैं एक रेजिडेंट कार्डिक सर्जन हूँ। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं हॉस्पिटल में कुछ अर्से के लिए काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा इसके अलावा अल रहमान फाउंडेशन के नाम से एक चैनल है जहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। और आप लोगों से लास्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हम लोग नए एपिसोड्स इंशाल्लाह लेकर आया करेंगे, नई कारगुजारी आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे कि कैसे हम लोगों ने इस काम को जो है आगे बढ़ाना है और कैसे इस काम में हम लोग बेहतरी ला सकते हैं। इसी सिलसिले में ये पॉडकास्ट जो है आज का शूट हो रहा है। हम लोग आज मौजूद हैं म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब वैसे तो सरगोदा से हैं, अपनी ट्रेनिंग लाहौर से कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब का जो हमारा कांटेक्ट हुआ वो बेसिकली व्हाट्सएप के थ्रू हुआ। अब जो अल्लाह की राह में जो काम कर रहे होते हैं उनको मिलवाना अल्लाह का काम होता है। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कांटेक्ट किया कि मैं भी ब्लड डोनेशन का काम करना चाहता हूँ, और इस सर्विस में जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए मैं इंसानियत के काम आना चाहता हूँ। तो इसी सिलसिले में आज हमने डॉक्टर साहब से मुलाकात की है। हम आपको डिटेल में डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस के बारे में, डॉक्टर साहब का पास्ट एक्सपीरियंस, डॉक्टर साहब कब से पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब कैसे काम करना चाह रहे हैं और उस काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में जो है ना हम ये डिटेल पॉडकास्ट करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग चाय शाय बनाएं, अपना मोबाइल लैपटॉप, आप जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हैं आप बिल्कुल जो है तसल्ली से ये वीडियो कंप्लीट देखें। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इस वीडियो का आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बैक टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आप कार्डिक सर्जन हैं जैसा कि आपने बताया, तो आप कितनी देर हो गया कि हम हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हैं? असल में मेरा FCPS है जिसके अंडर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो FCPS में कार्डिक सर्जरी के 5 साल होते हैं। तो FCPS में पहले 2 साल हमारी रोटेशन होती है जो कि मैं म्यू हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। इसमें 15 महीने जनरल सर्जरी के होते हैं और बाकी इसमें 4 रोटेशन होती हैं। फ़िलहाल मेरी आर्थो की रोटेशन चल रही है और बाकी हमारे 3 साल कार्डिक सर्जरी के होते हैं जो मैंने PIC में कंप्लीट करने हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि क्योंकि मैं काफ़ी डॉक्टर्स को जानता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हमारी फील्ड कुछ इस तरह की है कि हमारा हॉस्पिटल से और डॉक्टर्स वगैरह से हमारे ताल्लुकात बनते रहते हैं। तो मैंने बड़े कम ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं, अगर मैं रेशो देखूँ तो आई थिंक 0% डॉक्टर्स ऐसे हैं, या मुझे तो आज तक किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा यार कि मैं इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी फील्ड से हट के, अपनी सर्विस से हट के काम करना चाहता हूँ। तो ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया और आप जो है इस फील्ड में आए हैं? मैं ना आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि सोशल वर्क डॉक्टर्स कम्युनिटी की घुट्टी में है। हम डॉक्टर्स बनते इसलिए हैं कि हमें मसीहा का एक ना नाम दिया जाता है। हम डॉक्टर्स जब बनना के लिए इरादा करते हैं तो हमारे दिमागों में होता है कि हमने मसीहा का रूप धारना है, ठीक है। तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं अपना सोशल वर्क कर रहे होते हैं, कहीं वो फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे होते हैं, कहीं वो जब उनके पास पेशेंट आता है तो उसको कहीं ना कहीं कंसेशन कर देते हैं। को प्रोसीजर करना होता है, ऑपरेशन करना होता है, वहाँ पे उसको दे देते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट में हो जाता है, मेडिसिन में हो जाता है, फीस में हो जाता है। तो सोशल वर्क हर कोई कर रहा है, ठीक है। मैं जिस लिहाज से आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं पेशेंट वेलफेयर और ब्लड डोनेशन सोसाइटी की तरफ क्यों सोच रहा हूँ, बेसिकली मैंने अपने जब मेडिकल कॉलेज में था तो मेरा एक इरादा था कि मैं चूँकि वहाँ गया, मैंने देखा ब्लड डोनेशन सोसाइटी होती है, पेशेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरा भी दिल किया कि हम इस काम में लगें। फिर मेरे कुछ आइडियल्स भी ऐसे थे जिनको मैं जहन में रखता था कि यार हम भी लोगों की खिदमत के लिए काम करें। तो अब्दुल तारीदी साहब, इमरान खान ने जैसे किया, इस तरह डॉक्टर अमजद साकिब साहब कर रहे हैं, बाकी लोग भी हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मोहम्मद रमज़ान जो छिपा वेलफेयर चलाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको आइडियलाइज़ किया, तो मैंने ये सोचा कि यार चूँकि मेरा काम है ही मसीहा वाला तो मुझे इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार हमें ब्लड डोनेशन से करना चाहिए, या पेशेंट को जहाँ पे कोई ज़रूरत पड़े तो हम उसको हेल्प आउट करें।
तो मैं जब हाउस जॉब में था सरगोदा में, तो तब मैं अपना रैंडमली एक काम करता था। मैं खुद भी ब्लड डोनेट करता था। जब मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता था जिसको ब्लड की ज़रूरत होती थी, तो मैं जाके उसको ब्लड डोनेट करता था। फिर इसी तरीके से मैं अपने दोस्तों को, या जो मेरा हल्का बाप था, दोस्त थे, डॉक्टर्स थे, मैं उनको भी मोटिवेट करता था कि यार हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो वहाँ पे डिफरेंट सरगोदा में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी काम कर रही थी, प्राइवेट तौर पे अपने एनजीओज काम कर रही थी, तो मैं उनके साथ भी काम करता था। तो वहाँ से मेरा ये जज्बा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। फिर जब मैं लाहौर आया तो मुझे इस चीज़ की, और मैं लाहौर आया इसलिए हूँ कि मैं चलो ट्रेनिंग तो कर ही रहा हूँ, इसके साथ यहाँ पे अपना एक काम भी, ये भी, इसको भी आगे बढ़ाऊँ। तो मेरा इसके ऊपर इंशाल्लाह है कि इस काम को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि मैं एज अ डॉक्टर जब काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप पीजीआर होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो आपके लिए हमारे डॉक्टर्स के 3 काम ही होते हैं नॉर्मली: खाना पीना, सोना और काम करना। ठीक है, अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना, क्योंकि यहाँ 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं, 12 घंटे की तो मिनिमम होती है। ठीक है, हम्म। तो इसमें आपके लिए बाकी मशागिल या इंटरटेनमेंट या कोई और काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लिमिटेड हो जाता है टाइम आपका। तो उसके लिए जब आप ये काम भी शुरू करते हैं, तो ये इसको जब तक आप ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करेंगे, तो इसमें आप खुद भी मुश्किल में होंगे और जो आपके साथ लगे हुए लोग हैं उनको भी मुश्किल में डालेंगे। सपोज मैंने किसी से वादा कर लिया कि यार आपको मैं ब्लड दूंगा या कहीं पे हेल्प आउट करूंगा, तो जब मैं खुद ही सारा कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ना मैं ट्रेनिंग सही तरीके से कर सकूँगा, ना मैं अपना जो प्रोफेशन है उसको टाइम दे सकूँगा, और ना मैं पेशेंट के लिए या लोगों की खिदमत जो मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ वो कर सकूँगा। तो काम कोई भी नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है, और मुश्किल भी तब तक होता है जब आप उसको रैंडमली कर रहे हैं। जब आप बेशक। उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो एफर्ट डिवाइड हो जाती है और आपके ऊपर काम हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से इंशाल्लाह मैं काम करना चाहता हूँ इसको। बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की है कि इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। वो काम कोई भी जो हम मुश्किल समझते हैं वो उस वक्त तक मुश्किल है जब तक हम उस काम पे अमल दरामद नहीं करते। अभी डॉक्टर साहब से जो कन्वर्सेशन हो रही थी, इससे पहले भी हम अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले भी हमारी बड़ी डिटेल में कन्वर्सेशन हुई है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका जो लाहौर आने का मकसद है वो भी ज़्यादा ये है कि वो सोशल वेलफेयर के कामों में जो है ना वो खुद को इंगेज रखना चाहते हैं। देखें, ये दुनिया के काम तो हम साथ साथ करते रहते हैं, वो हमारी एक ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर हमारे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या बाकी इस तरह के काम हैं, वो तो हमारी एक ज़िम्मेदारी है, वो तो हमने करने। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमने आखिरत के लिए भी करने हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह ने जो है हमारे ऊपर लगाई होती है। जैसे अल्लाह अगर हमसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है तो बाकी भी इंसान हैं जिनसे अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। तो अभी वो वक्त तो अभी नहीं है कि वो फरिश्ते अल्लाह उतारेगा किसी की मदद के लिए। अभी इंसानों को फरिश्तों से ज़्यादा अफजल और अशरफुल मखलूक़ात बनाने की वजह ही ये है कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के काम आ सके। और जैसा कि आप जानते हैं, हम तकरीबन हर वीडियो में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि सूरह माइदा की आयत है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया ऐसे है कि उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो डॉक्टर्स तो मेरे ख्याल से वैसे भी मसीहा होते हैं, दुनिया में एक फरिश्ते की जो है इसमें कोई वो शक नहीं है। शक्ल में काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब जो हैं वो अपनी फील्ड के, अपने डॉक्टरी का काम के अलावा जो है वो टाइम देना चाह रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब पहले तो बड़ा अप्रिशिएट करूंगा आपको। बहुत अच्छा शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप अभी हैं म्यू हॉस्पिटल में, जी जी। तो आप कैसे देख रहे हैं? अब क्योंकि आप हैवी कार्डिक सर्जन, तो जी ये जी। एक वो पेशा है या वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत काफ़ी पड़ती रहती है पेशेंट्स को। जी, बिल्कुल आपने सही तो फरमाया। इसमें आप कैसे देखते हैं कि हॉस्पिटल्स का फिल वक्त का निज़ाम कैसा है और इसको कैसे तब्दील किया जा सकता है, इसमें कैसे बेहतरी लेके आ सकते हैं हम लोग? असल में बेसिकली तो हम इसी मौजू पे रहेंगे कि हम ब्लड डोनेशन से हवाले से जो एक सोच रहे हैं कि हम एक सोसाइटी बनाएं और जी। पेशेंट को वेलफेयर और एक हेल्प फराहम करें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो मेयो हॉस्पिटल में हैं, अगर हम ओपीडी बेस पे कर लें तो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इसकी ओपीडी है। इसी तरीके से इसकी इमरजेंसी काफ़ी हैवी है, और बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वार्ड हैं, सारा कुछ है। ये तकरीबन 2500 बेड का बेडेड हॉस्पिटल है, और पाकिस्तान का और पंजाब का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैं जब ब्लड इसमें जाता हूँ, क्या कहते हैं, ब्लड सेंटर में, उसमें दो किस्म के ब्लड सेंटर हैं, एक रीजनल ब्लड सेंटर है और एक इमरजेंसी ब्लड सेंटर है। तो इसमें मुझे लगता है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बर्डन में हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा है, जबकि ब्लड यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता।
500 से 1000 हम मैक्सिमम कर लें, तो यहाँ पे जो इनके पास पेंट्स पड़े होते हैं, पैकेट्स होते हैं इनके पास ब्लड के, तो सॉरी मैं पेशेंट, आपकी ये बात ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा ये पर मंथ की रेशो है बता रहे हैं आप या ये पर डे की जो मैंने बताई ना पर ओपीडी, डे पर की? डे के हिसाब से। तो इसमें दो ब्लड सेंटर्स हैं, इमरजेंसी है और रीजनल है। तो इसमें हम अगर मैक्सिमम कर भी लें तो 500 से 1000 हमारे पास होगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं भी उनसे मज़ीद मुझे नहीं है इसका आइडिया, लेकिन जो एक मैंने वहाँ पे जाके देखा है तो मुझे एक आइडिया हुआ है। तो ये इसकी जो डेली की इसके अंदर पेशेंट्स की आमदोरफ्त है, उसके हवाले से लिहाज से ये बहुत कम है। तो इस लिहाज से इनको जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारा ज़्यादा तो यही होता है कि हम पेशेंट के अटेंडेंस के ऊपर ही ये चीज़ डालें, ताकि हमें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो किसी ऐसे पेशेंट के बारे में जो जिसके पास कोई ब्लड ना हो, तो हमें उसके लिए ये फिर सेंटर्स काम आ सकें। तो हम पहली तो यही है कि उनके ऊपर ही प्रेशर डालते हैं कि वो अपना कहीं ना कहीं से ब्लड अरेंज कर लें, और अक्सर औकात में ये हो भी जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें, चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे कहीं ना कोई रेफरेंस आ जाता है कि डॉक्टर साहब हमें ब्लड चाहिए, तो उस टाइम मुझे फिर ये मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मेरे पास कोई डोनर भी नहीं होता। और फिर जब हम ब्लड सेंटर में जाते हैं तो वो चूँकि ऑलरेडी वहाँ से नहीं मिल रहा होता, तो मेरा वहाँ पे फिर कांटेक्ट करना, या फिर मैं कहीं ना कहीं से निकलवा भी लेता हूँ, तो फिर भी एक बड़ी मुश्किल होती है चीज़ को। तो इसलिए इस सोसाइटी का बनना लाजमी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो इस हॉस्पिटल के लिहाज से हैं, तो इसी तरीके से हम अगर आपको ओवरऑल देखें तो हर हॉस्पिटल के अंदर, चूँकि मैं काम करता रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, सरगोदा में काम करता था, इस तरीके से मियाँ वाली में मैं काम करता रहा हूँ, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। मतलब ये ब्लड को अरेंज करना और हॉस्पिटल के अंदर इतनी मिकदार में ब्लड रखना कि हर पेशेंट की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। तो ब्लड डोनेशन सोसाइटी का बनना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे हर पेशेंट की ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे जो पेशेंट इमरजेंसी में आता है और उसको इमरजेंसी में अगर 2-3 से ज़्यादा ब्लड चाहिए होते हैं, 5-6-10 उमूमन 6-7 पेट भी चाहिए होते हैं एक टाइम पे, तो वो उसके लिए अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर सोसाइटी होगी तो फिर उसके लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। काम मैनेज तरीके से हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप इस फील्ड से वैसे ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, और बड़ी सोसाइटीज़ हैं मेरे ख्याल से कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो पाकिस्तान में कमों बेश हज़ारों में ऐसी सोसाइटीज़ होंगी, एनजीओज़ होंगी जो छोटे मिकदार पे या कोई इंडिविजुअली वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये जो कमी है ये बढ़ती जा रही है, ये इसमें कमी नहीं आ रही? इसको हम कैसे इस कमी को पूरा कर सकते हैं, या लोगों को कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी अमल है? ये अमल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम में से हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि जिस तरह कुरान पाक में ज़िक्र है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मेरे ख़्याल में ये हर के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने हिस्से का कहीं ना कहीं लोगों के लिए मदद करे, उसकी ज़रूरत को पूरा करे, और सोशल काज में अपना एक हिस्सा डालें। और वाकई पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी एनजीओज़ भी काफ़ी काम कर रही हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर अमजद साकिब है, मोहम्मद रमज़ान छिप है, अब्दुस्तारीदी है, इमरान खान है, इसके अलावा और काफ़ी हैं एनजीओ। और गली मोहल्ले के लेवल पे भी हर बंदा छोटी छोटी एनजीओज़ काम कर रही हैं। लेकिन इसमें फिर भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं पेशेंट को जो है वो ज़रूरत पड़ती रहती है और कमी रहती है। तो ये तो हम इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते ये कमी क्यों है, लेकिन हम चूंकि इस कमी को देख रहे हैं, इसलिए हम इस लिहाज से सोच रहे हैं कि हम इस कमी को अपनी तरफ से जो हमारा हिस्सा है वो हम अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल। क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तो एक चिड़िया ने अपने चोंच पे पानी लेके जा रही थी, तो उसे किसी ने पूछा इससे क्या आग बुझेगी, तो उसने कहा कम अज़ कम अपना हिस्सा तो डालोगे। तो इसी तरीके से हमें भी अपना हिस्सा डालना बेशक। चाहिए। बाकी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इतने लोग काम कर रहे हैं फिर भी काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। तो ये एक मेरे ख्याल में इस बहस में नहीं बिल्कुल पड़ना ठीक हो गया। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको चूँकि आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और ज़ाहिर है आपने देखा होगा, तो मेरा सवाल ये था कि इसमें हम कैसे बेहतरी कर सकते हैं? क्योंकि ये वो कमी है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था और उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो पर ईयर के हिसाब से वो 7% है रेशो, कि 7% लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और 0.3 या 0.4% समथिंग ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। इसके अलावा लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। तो इसके पीछे ना काफ़ी जो मुझे चीज़ नज़र आती है कि इसके पीछे काफ़ी मिथ भी बनी हुई है। मतलब हम लोग जैसे ये पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि लोग कहते हैं मैं पतला हो जाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं लंबा हो जाऊंगा, जो कि ज़ाहिर है सिर्फ एक मिथ है।
तो आप पहले तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये मीथ हैं या वाकई में हकीकत है। और दूसरा फिर आप पॉइंट ये रेस करूँगा कि इसको जो कमी को है हम कैसे इसमें बेहतरी ला सकते हैं। एक चीज़ जो आपके है कि मिथ है, तो ये वाकई एक मिथ है कि अब कुछ लोग हजामा भी करवाते हैं, जी। तो उसमें भी उनका ब्लड जाता है, तो वो भी एक सुन्नत है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप उस ब्लड को डोनेट कर दें तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी काज है कि आप इंसान की जान बचा रहे हैं। दूसरा, इसमें वाकई बहुत ज़्यादा और ये पढ़े लिखे लोगों में भी है, सुनने में आता है कि यार ब्लड दिया तो हम कमज़ोर हो जी। जाएंगे, हमारा जिस्म फूल जाएगा, या हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें इस तरीके से मुख्तलिफ मतलब लोगों की अपनी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, ये सिर्फ ना मन गढ़ंत चीज़ है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। तो लेकिन चूंकि माशरे के अंदर ये इतनी ज़्यादा पेवस्त हो चुकी है, सराहियत कर चुकी है ये बात कि लोग खून ब्लड देने से डरते हैं, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि इसमें अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस हर लेवल पे होनी चाहिए। हमारे मसाजिद हैं, उलमा हज़रात हैं, वो इसके ऊपर लोगों को मोटिवेट करें। इस तरीके से डॉक्टर्स कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा और मतलब हर पढ़ा लिखा बंदा अपने लिहाज से जो और करे, इसके ऊपर तबलीग करे, वो तो होगी। तो ये इस तरीके से हम इस चीज़ को जो है ना वो ओवरकम कर सकते हैं, इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी अमल है और हर काम तबलीग के बगैर नहीं होता। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोग मुसलमान पैदा हुए हैं, वो भी इस वजह से कि हमारे माँ बाप मुसलमान थे। लेकिन तबलीग का काम एक ऐसा है, हम किसी भी पहलू से देखें, वो बेशक इस्लाम का पहलू हो, वो इंसानियत का पहलू हो, या वो किसी भी चीज़ के अवेयरनेस हो, जब तक लोगों को उस बारे में पता नहीं लगेगा, लोग जो हैं ज़ाहिर है कि उनको नॉलेज नहीं आएगा और वो काम करना शुरू नहीं करेंगे। इसी तरह ब्लड डोनेशन के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें खुद से स्टार्ट करना चाहिए। तो जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखें, अभी सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई छोटी सी मुसीबत में पाकिस्तान के किसी कोने में भी होता है, तो ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि वो पूरे एक प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ नॉमिनेट हो जाती है और उस मसले का जो है वो हल निकल आता है। तो इसी तरह हम लोग भी ये प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हम लोग अवेयरनेस ये पैदा कर सकें लोगों में कि ये काम क्यों ज़रूरी है। देखें जी, एक बोतल या एक बैग आप डोनेट करते हैं अगर किसी को, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो किसी की ज़िंदगी बचा रहा है। तो अगर किसी की ज़िंदगी आपके एक बैग से डोनेट हो रही है, जो कि बैग आपका अपना भी नहीं है, आपको अल्लाह की तरफ से जो है वो खून मिला हुआ है, तो आपका क्या जा रहा है। तो आप इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, अपने जो हमें सुन रहे हैं, कि आपने 4 महीने में एक दफ़ा ब्लड देना है, और वो तकरीबन 500 ml है आपका। इस एक 500 ml से जो कि आधा लीटर बनता है, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी की जान बच जाएगी। और ये सदका जारी है, जब तक उसमें जान है, वो ज़िंदा है, वो आपके लिए जो भी नेक अमल करेगा वो आपको जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आपके अंदर सोचने की ज़रूरत है। दूसरा ये, और 4 महीने में एक मरतबा देना है, तो मतलब आपके वो बर्डन नहीं है कि आपने हर दूसरे दिन जाके अपना डोनेशन देनी है। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत इजी काज है, और बहुत लोगों के लिए ये ज़िंदगी बचाने का सबब बन सकता है, बिल्कुल आपके एक ने की वजह से। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक इंसान के जिस्म में कितना खून होता है। तकरीबन 500 ml 5 लीटर होता है, 5 लीटर होता है, सही हो गया। तो 5 लीटर ब्लड में से अगर कोई 500 ml डोनेट कर देता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कितनी वीकनेस होनी चाहिए या कोई इतना मसला होना चाहिए। बेसिकली वही कह रहे हैं ना कि एक मिथ है, एक गलत फहमी है लोगों के में। अच्छा, ये जो एक मिथ बनी हुई है ना कि ब्लड डोनेट करने से हमें कुछ हो जाएगा, हम वीक भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, जैसे हम फूल भी सकते हैं, ये एक बड़ी मतलब एक गलत फहमी है। बेसिकली हम इससे फूलते नहीं हैं, हम ना ब्लड देख के ना एक सोचते हैं यार मैं 500 ml दिया है या जितना भी दिया है, तो उससे मेरे जिस्म में ना कमज़ोरी आ गई है, हम अंधाधुंध खाना शुरू कर देते हैं। वो खाने की वजह से ना विद इन डेज हम हमारा वेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, होने लग इंक्रीज़ जाता हो है। जाता है। तो ये थोड़ी सी इसके लिए हमें समझना चाहिए कि हम जैसे आम रूटीन में खा रहे होते हैं, हमें वैसे ही खाना चाहिए, ताकि फिर ये हमारे और इससे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी मैं बात बताऊँ, मेरा एक दोस्त था, मैंने ना उसको हाउस में थे, तो मैंने उसको किसी तरीके से मना लिया कि यार एक पेशेंट है, उसके लिए ब्लड डोनेट करो, उसने कर दिया, और बाई चांस उसको फीवर हो गया उसके बाद। अब सारा उसका ध्यान था कि यार मैंने चूंकि ब्लड ब्लड डोनेट किया है तो उसकी वजह से फीवर हो गया है। तो
हाँ, फीवर तब होता है जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा हो तो उसमें रिएक्शन हो जाता है, फीवर हो जाता है, या बॉडी पे कोई रैशेज़ वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो ज़रूर होता है, ठीक है। या वो बाई चांस किसी और वजह से उसको फीवर हुआ, तो उसने ये कर दिया कि जनाब मुझे चूँकि ब्लड, तो वो ये चूँकि वो एक डॉक्टर भी था, पढ़ रहा था, स्टूडेंट थे हम, तो ये उस टाइम पे इतना ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते। तो ये मैं कह रहा हूँ मेडिकल के प्रोफेशन में ऐसा है, तो फिर बाकी लोग भी इसी को इसी तरीके से लेते हैं। तो मैं जब ब्लड डोनेट करता था तो मैं घर जब बताता था कि यार मुझे अप्रिसिएशन मिले, तो वो भी इसी, चूँकि वो भी इसी माशरे का हिस्सा थे, तो उनको भी यही सोच होती थी कि ये ब्लड डोनेट ना किया जाए। बहरहाल जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी तब तक इस जो एक नेगेटिविटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड डोनेशन के हवाले से, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो हमें इसके ऊपर ना सबसे पहले तो अवेयरनेस भी साथ साथ चलानी चाहिए, और इसके ऊपर काज के ऊपर हमें काम भी करना चाहिए कि लोगों को हम मैक्सिमम मोटिवेट करें, वो ख़ुद से ब्लड डोनेट करें। और देखो ना, अगर मैंने किसी इंसान की जान बचाई है तो वो कल को मुझे भी कहीं को अगर मुसीबत होगी तो वो अल्लाह ताला, वो मेरी नेकी याद होगी अल्लाह ताला के पास सेव, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बेशक अल्लाह ऐसे ही ताला है। उस मुसीबत से, बिल्कुल ये एक ऐसे ही है। सदका है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपको इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात की थी कि 4 महीने के बाद जो है वो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा मेरा कुछ डॉक्टर से मेरी इस बारे में डिटेल डिस्कशन भी हुई है। कुछ डॉक्टर्स का कहना 4 महीने ही है, जबकि दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर्स कहते हैं आप 3 महीने बाद भी कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में ज़रा डिफरेंस बताइएगा कि 3 महीने में कौन लोग कर सकते हैं और 4 महीने में कौन लोग कर सकते हैं। इसमें मैंने जो पढ़ा है और मेरे जो मालूमात हैं उसमें, मैंने वैसे पहले 6 महीने भी मैंने पढ़े थे, लेकिन फिर जब मैंने इसको डिटेल में पढ़ा तो मुझे 4 महीने मिले। 3 महीने वाले मुझे कहीं नहीं मिले, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बहस नहीं कर सकता। बहरहाल मेरे लिहाज से ये 4 महीने की है ड्यूरेशन। ठीक है। 4 महीने भी वो इस वजह से क्योंकि वो आरबीसी जो आपका लाल खून है ना, आरबीसी मतलब जिसकी रेड वजह ब्लड से सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो आपका, जिसकी वजह से आपका खून लाल है ना, वो आरबीसीज होते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो 4 मंथ्स है। वो 4 मंथ से। अच्छा अगर किसी का एचपी लेवल मेंटेन होता है, मतलब नॉर्मल होता है, या वो 13 या 14 के दरमियान होता है, तो वो 3 महीने बाद दे सकता है खून। अ, हो सकता है उसको, अगर उसकी एचबी अच्छी है तो दे सकता है, कोई बिल्कुल इशू ठीक है। नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मेरे जहन में एक क्वेश्चन और आया है इसी से रिलेटेड, कि कुछ ऐसे डोनर्स भी हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अगर ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने दोबारा ब्लड डोनेट कर दिया, जबकि हम ये कभी भी रिकमेंड नहीं करते उनको। तो इस बारे में ज़रा थोड़ी सी मुझे बताएं। इसमें मेरे ख्याल में उसमें ये हो सकता है उसकी एचबी अच्छी होगी, और उसको, और ये रिकमेंडेशन हमें वैसे हॉस्पिटल लेवल पे अगर हो ना, तो हम हॉस्पिटल लेवल पे कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम दो दो दफ़ा एक पेशेंट से ब्लड डोनेट करें। हाँ, अगर किसी ने मतलब बगैर उसके उससे पूछे या उसने खुद से कर दिया हो, तो मेरे ख्याल में एक दो दफ़ा करने से उसके ऊपर इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, जब फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन करवाएगा तो लाजमी बात उसकी अपनी बॉडी भी वीक होगी, तो मेरा नहीं ख्याल किसी जो डोनेशन है, आप अगर एक दो दफ़ा किसी टाइम पे एक दो दफ़ा भी कर देते हैं तो बॉडी पे इफेक्ट करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डोनर्स लोग भी हैं जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इसको ज़िम्मेदारी के साथ करें, क्योंकि देखें आपका जिस्म और आपका खून भी एक इमानत है हाँ, जिसमें आप आप। देखो ना, नेकी ऐसी करनी चाहिए जो गले ना पड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तो अपने लिहाज से नेकी कर रहे होंगे कि यार मैं एक से ज़्यादा दफ़ा ब्लड डोनेट कर दूं, 4 महीने में 4 दफ़ा कर दूं, तो लेकिन वो इसमें आप अपने साथ भी तो आप ज्यादती अपने कर साथ रहे हैं जाती ना। कर रहे हो। तो बेशक अली ज़िंदगी भी एक नेमत है, तो आप उस नेमत को खुद भी इंजॉय करें और दूसरों के लिए भी उसके लिए बायस रहमत बने। बिल्कुल। तो और अगर आप आप इस सेहतमंद चीज़ का होंगे, ख्याल। आप फिट फाट होंगे, तो जाहिर है कि आप ज़्यादा जिएंगे। अगर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी लिखी है तो आप ज़्यादा देर जिएंगे और आप ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचा सकेंगे। इस तरह इंसान कभी जज्बाती होके एक दो दफ़ा जो है कर दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो इस चीज़ को जो है ना मद्देनज़र रखें। आप लोग कोशिश करें, ये जो ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस है, ये देखें, ये एक ऐसा अमल है जो इंतहाई ज़रूरी है, और इसका एहसास हमें उस वक्त होता है जब हमारा अपना रिलेटिव या हम में से कोई जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उससे पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है, तसव्वुर में भी नहीं आता यार कि ब्लड डोनेशन इतना ज़रूरी अमल है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने, अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनकी 30-30 साल उम्र हो गई लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। तो मुझे बताएं कि एक इंसान है जो ब्लड डोनेट कर रहा है और एक इंसान है जिसने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया, उन दोनों में कंपैरेटिवली जो है कौन ज़्यादा फिट होना चाहिए। ब्लड डोनेशन देने से या ना देने से तो इसके ऊपर हम ये बहस नहीं कर सकते कौन फिट होगा। फिटनेस तो आपकी अपनी उस पे होती है, डाइट जो वगैरह पे डाइट या होती रूटीन है पे। या आपकी रेगुलर जो होती है जो लाइफस्टाइल होता है उससे होता है।
लेकिन जो आप ब्लड देते हैं, एक मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोग हजामा करवाते हैं, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में हजामा से भी उनका ब्लड जा रहा होता है, तो वो उस ठीक है, वो सुन्नत है, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उसमें आप ब्लड डोनेट कर दें तो हजामा से तो सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ब्लड डोनेशन से आपका दोनों को अगले फ़ायदा हो बंदे का भी जाएगा। फ़ायदा होगा। तो दूसरा फिटनेस के हवाले से ये हर बंदे की इंडिविजुअल जो होती है ना वो होती है, कुछ लोग ब्लड दे के भी मतलब अगर मैं ये कहूँ कि फिट ना रहें तो इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। बस ये है कि आप ब्लड डोनेट करें, फिटनेस का इसके हवाले से मैं इसके ऊपर कोई बहस नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर आप कभी बीमार हैं या अगर आपको सेहत में कमी है या कोई भी मसला है, अगर आप बीमार हैं या आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी है, तो ज़ाहिर है आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही सारे काम करेंगे, डॉक्टर आपको जो कहेगा। तो हमारे साथ भी एक डॉक्टर ही बैठे हुए हैं, यही आपको बता रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है। इसमें कोई मिथ जो बनी हुई हैं कि मैं मोटा पतला हो जाऊंगा, मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं है आपकी सेहत का। बल्कि जैसे हिजामा करवाने से आपकी मुख्तलिफ बीमारियां, आप शिफा याब होते हैं उससे, इसी तरह ब्लड डोनेशन करना भी एक सदका जारिया तो है, इससे इंसान का भी अपना भी बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है, बल्कि हमारा एक जो टॉपिक ही ऐसा है कि जाहिर है इसमें हम घंटों बात कर सकते हैं, और लेकिन हमें ज़रा कुछ चीज़ें लिमिटेड भी रखनी है। तो मुझे बताएं कि हम ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम लोग कैसे जो है किसी भी शहर से, मतलब अगर मैं किसी भी शहर से हूँ, मेरे पास कोई केस नहीं है, तो मैं कैसे अपना ब्लड डोनेट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो? इसमें आपने जो बात की है ना कि किसी गांव देहात में कोई कैसे ब्लड डोनेट करते, तो देखें मरीज़ हर जगह पे है। गांव में भी लोग मरीज़ बनते हैं, शहर में भी लोग मरीज़ होते हैं, वहाँ पे भी तो ज़रूरत हर जगह हर पेशेंट को कहीं ना कहीं पड़ जाती है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये कहना कि वो कैसे डोनेट करेगा, तो मेरे ख्याल में हम रोज़ाना ये मस्जिदों में ऐलान सुन रहे होते हैं, चाहे वो गांव देहात हो के फ़लाँ को इतना ब्लड चाहिए तो आप फुल ब्लड दे दें, तो वो कहीं ना कहीं मौका मिल ही जाता है लोगों को कि वो अपना ब्लड डोनेट करें। बेसिकली मसला ये है कि लोगों को अवेयर करना है कि ब्लड लाजमी दें, ठीक है, तो इस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना हर जगह पेशेंट है वो हर जगह ब्लड दे सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना मैं एक अपना थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। हम्म। डॉक्टर साहब, जब मैं इस फील्ड में आया था, उसे आने से पहले मुझे जब शौक चढ़ा ब्लड डोनेशन करने का कि मुझे करना चाहिए ये काम, तो मैं किसी एनजीओ से या किसी ब्लड डोनेशन सोसाइटी के साथ अटैच नहीं था। मैं क्या करता था, मैं था और मेरे साथ एक मेरा दोस्त होता था, तो जब मेरा टाइम कंप्लीट हो जाता था 3 महीने या 4 महीने, तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाता था, वहाँ ब्लड बैंक में लोगों ने बाहर पर्चियाँ लिख के लगाई होती हैं। तो अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो आप अपने करीबी किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ ब्लड बैंक में जाएं और जाके देखें अगर किसी ने पर्ची वगैरह कोई लिख के लगाई है कि मुझे ओ पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, बी पॉजिटिव की ज़रूरत है, तो अगर आपका ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच करे तो आप उनको ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोशिश किया करें कि डायरेक्ट जो है ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट ना करवाएं। आप पहले जो पेशेंट है, पेशेंट का अटेंडेंट से मुलाकात करें, आप पेशेंट से केस वेरीफाई करें, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखें, उसके बाद जो है ना ब्लड डोनेट किया करें, ताकि आपका जो सदका है वो भी हकदार लोगों तक पहुँचे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा कि एक चीज़ तो वैसे क्लियर हो गई है कि ब्लड डोनेट करने का कोई नुकसान नहीं है। नहीं, अच्छा, अब जो ब्लड डोनेट कर रहा है, बाजू का रिएक्शंस वगैरह आ जाते हैं उन लोगों को जिनको ब्लड लग रहा है, तो इस चीज़ को हम कैसे जो है ना वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इसमें ना दो लेवल पे चीज़ें देखी जाती हैं। पहला तो है कि जो डोनर है ना, क्या उसका ब्लड रेसिपिएंट को दिया भी जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, तो इसके ऊपर हम क्रॉस मैच करते हैं। एक तो ये भी है कि चूँकि डिफरेंट होते हैं, जैसे अब ओ नेगेटिव है, ये जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये हर एक को लग सकता है। इसके अलावा कुछ ए बी पॉजिटिव है जैसे, तो ये आगे ए बी पॉजिटिव को लग सकता है, लेकिन हम फिर भी हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं कि सेम ब्लड सेम मतलब उसमें लगे, जैसे बी पॉजिटिव को लगे, बी नेगेटिव को लगे। ये हम अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस करते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे में हो जाते हैं। दूसरी ये है कि इसमें ना हम जो मेजर डिजीज़ हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू मुंतकिल हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, इनका हम ख़ास ख्याल रखते हैं, और इनका भी हम पेशेंट के अंदर हम देखते हैं, डोनर को जो देने वाला है, कि उसका कहीं ब्लड में ये जरासीम ना हो और अगला रेसिपिएंट जो है वो सेहतमंद हो, और वो जो है बाद में डिज़ीज़ पसंद बन जाए या इनका जो है वो कैरियर बन जाए। तो ये दो लेवल पे, एक तो ये हम चीज़ देख रहे होते हैं।
फिर जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी उसको रिएक्शन हो जाता है, तो उस रिएक्शन के दौरान फिर हम प्रिकॉशनरी मैया, एक तो हम उसको ब्लड फिर नहीं लगाते, थोड़ी देर के लिए हम रोक देते हैं कि एक चांस में हम देखते हैं कि उसको ब्लड लगा है लेकिन उसको रिएक्शन हो गया, तो स्टार्ट में हमारा हमेशा एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती बहुत स्लो है, ठीक है, 4 से 6 घंटे ले जाती है। दूसरा, फिर भी अगर उसको रिएक्शन हो जाता है, अमूमन फीवर और स्किन रैशेज वगैरह, चिल्स वगैरह, उसको थोड़ी शिवरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए फिर हम मेडिकेशन होती हैं ख़ास किस्म की, वो लगाते हैं, तो उसको रिएक्शन तो ख़त्म हो जाता है। फिर हमारी कोशिश होती है कि उसको थोड़ी देर बाद हम दोबारा एक चांस और देते हैं कि हो सकता है ये ब्लड अब ना इसको रिएक्शन कर रहा हो, लेकिन जब दूसरी दफ़ा भी करता है तो फिर हमें मजबूरन होते रोकना पड़ जाता है। लेकिन ये हम प्रिकॉशनरी मैया ज़रूर करते हैं कि हम जो है पूरा उसको एहतियातन हमें ब्लड ये लगाना पड़ता है। और ब्लड आपने एक ख़ास ख्याल रखना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा हॉस्पिटल में ही करवानी है, कभी भी घर में ना इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं, ठीक है। वैसे तो अब कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें, और इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमेशा जो भी आप ख़ास तौर पे कोई भी, चलो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा भी कहीं भी कोई ख़ास तौर पे आपने इंजेक्शन वगैरह कोई इंजेक्ट करवाना है, तो घर में इससे बच्चे बच्चे या अगर घर में कोई लगाने आता तो पूरी एक टीम होनी चाहिए या एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए जो आपको होम जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ताकि वो उसके अगर आपको कोई ड्रग का रिएक्शन होता भी है तो उसके पास प्रिकॉशंस होती हैं आपको बचाने के लिए, तो ये ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो भी मेरे और जहन में आई, हम पॉडकास्ट लंबा करी जा रही हैं लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि ये जितना हो सके आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो सके। जो ये मिथ बनी हुई हैं, जो ये रिसर्च है, जो ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, वो आप तक जो है ना हम लोग पहुंचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी हॉस्पिटल्स में जब हम डोनर्स वगैरह ब्लीड करवाने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे क्रॉस मैच का एक प्रोसेस होता है। अब बाज़ औक़ात हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे क्रॉस मैच में 15-20 मिनट भी ले लेते हैं, कुछ जो गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स हैं वो 1 से 1.5 घंटा भी ले लेते हैं। तो ये बताइएगा, ये क्रॉस मैच प्रोसेस में क्या होता है, ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके अंदर, और इसमें जो 1-1.5 घंटा लगाया जाता है जिसकी वजह से अक्सर ऐसे होता है कि हमें परेशानी ये आती है कि डोनर्स जो हैं वो वापस चले जाते हैं या डोनर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं आने से कि यार वहाँ पे उस हॉस्पिटल में मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पे क्रॉस मैच करवाते हुए 2 घंटे लगते हैं। तो आप उन डोनर्स हज़रात के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्रॉस मैच क्यों इतना ज़रूरी है और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं इसके अंदर? क्रॉस मैच तो आपके लिए यूँ समझे ना कि ये बहुत अब्सोलूट है कि आप इसके ऊपर इनकार ही नहीं कर सकते, क्रॉस मैच तो करवाना लाजमी है। क्रॉस मैच नहीं होगा तो आपको अगर गलत ब्लड लग गया तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है और आपकी मौत वाक़ई हो सकती है, और उसमें मतलब कोई और दूसरा है ही कोई नहीं भी डिजीज़ जो रिजल्ट, है वो हाँ, कोई ट्रांसफ़र भी भी हो कोई सकती है। उसमें दूसरा रिजल्ट है ही नहीं अगर जी। गलत ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज होगा। और हमारे सामने कितने ही ऐसे हमने वाक़यात देखे हुए हैं कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन हो गया और वो उससे बच नहीं सके। दूसरा जो टाइम लेते हैं ना, मेरे ख्याल में टाइम इसलिए लेते हैं कि उनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इसलिए आप थोड़ा सा आपको करते हैं कि आप थोड़ा कर लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको लंबा टाइम देंगे वो, चूँकि इमरजेंसी में तो विद इन आपको मिनट्स आपको सारी ये चीज़ें मिल जाती हैं, आपको 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंतज़ार करवाएं कि हाँ, अगर लंबा इंतज़ार हो गया तो शायद उनके रश की वजह से हो, वरना क्रॉस मैच का प्रोसेस को इतना लंबा नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर आपको, मेरा कहना ये है कि अगर आपको 1-1.5 घंटा वेट भी करना पड़ता है तो आप किसी की ज़िंदगी बचाने जा रहे हैं यार, आप किसी की, और वो ज़िंदगी भी वो है कि एक इंसानियत को बचाने का जो सवाब है आपको सारी इंसानियत का मिल रहा है। तो सारी इंसानियत में कौन इंक्लूड है, मैं चीज़ ये पहले क्लियर कर दूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत वाले दिन जो आखिरी बशर, आखिरी इंसान होगा ना, वो सारी इंसानियत में इंक्लूड है। ये हज़ारों सालों में इतने लोग अल्लाह ने पैदा किए हैं, फिर इतने लोगों को मौत आई है, और अल्लाह पाक आपको जो है इतनी आसानी से अगर 1-1.5 घंटे में अल्लाह पाक सारी इंसानियत को बचाने का आपको सिला, आपको सवाब दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई घाटे का सौदा है। अच्छा। इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड जी। करूँगा कि देखें, आप एक ऑलरेडी ये सोच के जा रहे हैं कि आप एक नेकी कर रहे हैं, तो आप उस नेकी को ज़ाया ना करें, और थोड़ा बहुत टाइम अगर आपको वेट करना भी पड़ जाते तो उस दौरान आप ये सोचें कि आप चूँकि एक नेकी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको कितना अजर देगा, और हमेशा जो है ना अल्लाह ताला से एक दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें नेकी की क़ुव्वत दे और बेशक। गुनाह से बचने की बेशक। ताकत दे। बेशक। और ये अल्लाह ताला के पास ही है, हम जो भी नेक काम कर रहे होते हैं और गुनाह से बच रहे होते हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हमारे हमारे कुदरत, हमारे जो ताकत में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अगर अल्लाह पाक हम तक किसी ऐसे इंसान को पहुंचा रहे हैं कि जिसको हमारी ज़रूरत है,
तो ये अल्लाह पाक का अब इस पर बड़ा शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को इस काबिल समझा है कि अल्लाह पाक हमें वसीला बना रहा है अपने बंदे की मदद करने का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा है और आई होप कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको बड़ी चीज़ें उनके माइंड में क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि देखें डॉक्टर है और जाहिर है कि डॉक्टर्स जो हैं हमेशा वही रिकमेंड करेंगे और आपको वही बताएंगे जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वीडियो के लास्ट में ऐसा कोई पैगाम जो आप देना चाहते हो ब्लड डोनेशन के हवाले से? सब भाइयों को और दोस्तों को यही पैगाम है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेकी करने की ताकत दे। और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए मैंने जो एक सोचा है, तो अल्लाह ताला मुझे उसमें आगे इस्तकामत अता करे। तबलीग में ना हम एक चीज़ सुनते थे कि आप इरादा करते हैं ना तो आपको एक नेकी मिल जाती है। तो हम फिर जब वो हमारे पास आते थे तो हम ना बार बार उठ के हम कहते थे हमने 3 दिन लगाने, हमने चिल्ला लगाना है, हमने 4 महीने लगाने हैं। तो वो हम फिर एक एक नेकी नोट करते थे कि आज हमने 10 दफ़ा नाम लिखवाया तो 10 नेकी हमें मिल गई। तो इसी तरीके से हमें रोज़ाना बैठ के अल्लाह ताला के सामने कोई ना कोई अच्छी सोच के साथ अल्लाह ताला के सामने बैठ के दुआ करनी चाहिए। अगर हम वो नहीं भी कर सकते वो तो अल्लाह ताला के कुदरत में है कि वो आपको नेकी की ताकत दे, लेकिन कम अज़ कम आपको ये नेकी मिलती रहेगी। बहरहाल हमें और चूँकि हम ब्लड डोनेशन कॉज के लिए बैठे हैं तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी आपको कोई ऐसा पेशेंट नज़र आ जाए जिसको ब्लड की ज़रूरत हो, तो आप बग़ैर डरे झिझके आप फ़ौरन उसको अपनी खिदमत पेश करें और अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें। जज़ाकल्लाह। लेकिन जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, आप लोग हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं यार, हमारी वीडियोस को आप शेयर कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। और सबसे बड़ी बात देखें, ये हमारा जो बेसिक मकसद है वो सब्सक्रिप्शन या लाइक्स वगैरह लेना नहीं है। आप लोग जो वीडियोस शेयर करते हैं ना, वो वीडियोस जब किसी ऐसे इंसान को पहुंचती है कि जिसको वाकई में ज़रूरत है, तो वो आपको भी दुआएं देते हैं, हमें भी दुआएं देते हैं। तो आए ना इस नेकी के काम में मिलकर चलते हैं और इंशाल्लाह इसको ऐसा आगे बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदे को ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस हो और इस काम को हम एक ड्यूटी समझ के जो है ना वो निभा सकें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा, एक बड़ी एक हेल्दी कन्वर्सेशन थी आपके आपके साथ। मैं साथ बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब खुद भी जो है एक एनजीओ का कुछ देर में इंशाल्लाह आगाज़ करने चाह रहे हैं, अकरम खान वेलफेयर के नाम से, मेमोरियल जो फाउंडेशन। मेमोरियल फाउंडेशन, अकरम खान मेमोरियल फाउंडेशन, जो डॉक्टर साहब के अपने जो हैं वो वालिद साहब के नाम पे रख रहे हैं। डॉक्टर साहब के वालिद साहब जो हैं वो उन्होंने 40 साल जो है वो मेडिकल में सर्विसेज दी हैं, तो उनको एक खराज तहसीन पेश करने के लिए और हशर वाले दिन एक बहुत बड़ी गवाही बनाने के लिए डॉक्टर साहब ये स्टेप उठा रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉक्टर साहब का साथ दीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर साहब आपको जो है इंशाल्लाह ताला हमारे साथ नज़र आते रहेंगे आइंदा आने वाली न्यू वीडियोस में भी। और अगर म्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब किसी को अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या हम उनको रेफ़र कर सकते हैं? जी बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उनका मुकम्मल तावन करूँ। माशाल्लाह जी, देखें और अब आपको क्या चाहिए जी। देखें आपको एक ऐसा बंदा मिल रहा है जो आपका आपको एक डॉक्टर हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपके हेल्थ के मामलात में। फिर वो आपको ब्लड ब्लड की जो सहूलियत है आपको वो भी अरेंज करके दे रहा है। फिर अगर इन केस आपको कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम आती है तो यार वो आपको उनके भी मदद करके दे रहा है। तो ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए जितना हो सके। यही वजह है कि हम डॉक्टर साहब के पास इस वक्त हाजिर हुए हैं। एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा यहाँ पे, जी जी। जब मेरा इधर हो रहा था लाहौर में ट्रेनिंग के लिए इंडक्शन हो गई थी, तो मैं चंद दिन पहले ना इंडक्शन से, तब मेरा कोरोना से मैं गुजर रहा था उस टाइम पे, कोरोना की बीमारी से। तो मैंने डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं, वो इंडस हॉस्पिटल के ओनर हैं, तो वो ख़ुद भी कार्डियक सर्जन हैं। तो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, पहली दफ़ा मेरे सामने आया था। तो मैं ख़ुद भी कार्डियक सर्जन हूँ, तो एक दफ़ा मेरे दिल में आया कि यार मतलब सेम फील्ड है और उनका भी एक काज है, उन्होंने भी जब मेडिकल फील्ड में थे तो उनका भी ये ख्वाब था कि वो आगे जाके इंसानियत की खिदमत करें। तो मेरे लिए वो भी एक वजह बने कि मैं उनकी वजह से इस तरफ आना चाहता हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। बाकी बड़ी लंबी वीडियोस हो गई है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम मिस नहीं कर सकते, जिनको हम कट नहीं कर सकते, ताकि ये वीडियोस ये कन्वर्सेशन ये आप तक पहुँचे। और अगर आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन है या आपके जहन में कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसको आप लोग चाहते हैं कि वो क्लियर कट होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह होप सो, मेरी बड़ी उम्मीद है कि इस वीडियो में वो हर चीज़ क्लियर हो गई होगी।
और अगर आपको फर्दर भी किसी ख़ास तौर पे बीमारियों से तो मुतल्लिक हो या हॉस्पिटल से मुतल्लिक हो, तो आप नीचे अपने कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या क्वेश्चन आपके माइंड में बीमारियों से मुतल्लिक, सेहत से मुतल्लिक या इस काज के मुतल्लिक कि कैसे एनजीओज़ काम कर रही हैं, या आपको कहीं पे कुछ लगता है कि कोई एनजीओज़ में आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ लगती है, तो फिर भी आप अपनी जो भी है बयान करेंगे, ताकि हम जब देखें तो हमें पता चले और हम आपके वो चीज़ें जो है ना क्लियर कर सकें। बिल्कुल ठीक है, अब आपने सुन लिया जी, बड़ा अच्छा पैगाम है कि आप लोग जो है ना वो बड़े ख़ास लोग हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग, हम लोग तो देखें जी, हम ये समझते हैं कि अल्लाह ने अगर हमारी ड्यूटी लगाई है तो इसके साथ साथ आपकी भी लगाई हुई है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप ऐसा करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आप डॉक्टर साहब से कोई गाइड, कोई ऐसा गाइड जो है वो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आप घर में है और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाहूँ, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, और अगर डॉक्टर साहब परमिशन देंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर भी दूंगा, आप उनसे जो है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी ज़रूर। इसमें ना एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि काज बहुत बड़ा है, हम लेकिन इंसान कमज़ोर भी हैं, ख़ता के पुतले भी हैं, तो हम शायद उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स ना कर सकें सम टाइम। तो उस चीज़ को ना दिल पे नहीं लेना या उसके ऊपर आपने नेगेटिव नहीं सोचना होता, बल्कि हमेशा खुशगुमान रह के यही करना होता है कि यार काज बड़ा था, तो हो सकता है उस टाइम पे हम आपको सही रिस्पॉन्स नहीं कर सके किसी मजबूरी की वजह से, तो आपने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव नहीं सोचना है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। बाकी अगर आपको ऐसा कोई मामला आता भी है तो ज़ाहिर है वो डॉक्टर हैं, कभी ऑपरेशन थिएटर में हैं, कभी इमरजेंसी में हैं, या कभी किसी दूसरे पेशेंट्स के साथ हैं, तो वो अपनी जो जो ड्यूटी है, जो अपनी फिजिकल ड्यूटी है जिनके लिए उनको अल्लाह ने चुना हुए, उसको तो ज़ाहिर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप ऐसा किया कि नहीं, अब डॉक्टर साहब से मैं परमिशन ले लूँगा, इन केस अगर डॉक्टर साहब चाहेंगे तो हम उनका कॉन्टैक्ट ज़रूर शेयर कर देंगे। फिर भी इसके अलावा आप लोगों के पास हमारा नंबर तो है ही, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ कोई और सेशन होना चाहिए जिसके अंदर हम किसी बीमारी से रिलेटेड या किसी और टॉपिक में हम लोग बात करें, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए एपिसोड के इस साथ चीज़ में आप एक लोगों और की चीज़ मैं ऐड खिदमत कर में दूँ, हाजिर हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ऐसे लाजमी व्लॉग और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम आपको बीमारियों से मुतल्लिक और कॉमन डिजीज़ जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा सरायत कर चुकी हैं और लोगों को नहीं पता कि उनसे कैसे बचना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं और उनकी डायग्नोसिस क्या है। ख़ास तौर पे हम बाद वक़्त बीमारी कुछ और समझ रहे होते हैं, बीमारी निकलती कुछ और है। तो हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको आगाही मुहिम जो है वो चलाएँगे और आपको जो है वो वक्तन फ़वक्तन मालूमात देते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है जी गाइस, आप बड़े अच्छे लोग हैं, आप बड़े प्यारे लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं। कीप सपोर्टिंग अस। इंशाल्लाह ऐसी नई वीडियोस आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहेंगी। आप लोगों की जो भी राय है, आप लोग अगर हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियोस के हवाले से, वीडियोस में बेहतरी के हवाले से, या अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर प्रमोट करें, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब के साथ नए सेशंस इंशाल्लाह आते रहेंगे और बड़ी जल्दी आते रहेंगे, जिसमें डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है कि हम लोग डिफरेंट डिजीज़ के बारे में और ह्यूमन हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस किया करेंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों से राज़ी हो, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमसे भी राज़ी हो। अल्लाह हाफिज़।